लाइव है। लो, नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? हम लोग परसेंटेज प्रतिशत पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। और परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज की बेसिक कैलकुलेशन, परसेंटेज की बेसिक लैंग्वेज वाले सवाल, मोर लेस वाले सवाल, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है बच्चों। देखो, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर नहीं है जो खत्म होने के साथ खत्म हो जाएगा, है ना। परसेंटेज वो है जो आगे सभी चैप्टर्स में काम आने वाला है, इसलिए मैं इसको बहुत धीरे धीरे तसल्ली से टाइम लेके ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करें, मुझे एंजॉय करने दे परसेंटेज पढ़ाने को, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज की क्लास का परसेंटेज का पहला कॉन्सेप्ट, आज की क्लास का बच्चों परसेंटेज का पहला कॉन्सेप्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। केवल ये यही खत्म नहीं होगा, हम आगे पूरा अर्थमेटिक मैथ में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर मैं उस पर एक एग्जांपल दूंगा, फिर हम सवाल करेंगे। पेशेंस बनाए रखो, ठीक है ना बच्चे। चलिए, मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं ए और बी। मान लीजिए कि मेरे प्यारे भाई, दो संख्याएं हैं ए और बी। ये दो संख्याएं ऐसी हैं ए और बी जिनकी गुणा करने पर हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आता है। कांस्टेंट यानी कि एक फिक्स्ड नंबर आता है, यानी कि कुछ भी कर लो, ए और बी की गुणा नहीं बदलेगी। समझ में आया ना, समझ में आई ना बात। यानी कि दो संख्याएं ऐसी हैं ए और बी जिनकी प्रोडक्ट, जिनका गुणनफल हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है, सेम रहता है। समझ में आया ना बच्चे, कोई दिक्कत? यानी कि ए और बी का मान बेशक बदल जाएगा, लेकिन ए और बी की गुणा करके क्या आएगा? हमेशा एक सेम नंबर आएगा। समझ में आया ना बच्चों? आप बोलोगे जी सर, तो दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो गुणनफल है, इनकी जो मल्टीप्लाई है, वो हमेशा एक निश्चित संख्या रहती है, इनकी गुणा कभी नहीं बदलेगी, ठीक है बच्चों। तो अगर दो संख्याओं की गुणा सेम रहती है, इसका मतलब ये जो दोनों संख्याएं हैं ए और बी, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होंगी। कहोगे से इतने भारी भारी शब्द कहां से फेंक रहे हो? ठीक है ना, अभी समझाते हैं, पेशेंस रखो, हलक से आवाज मत निकालो, चुपचाप मुर्दा की तरह सुनो बस, ठीक है। तो अगर दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं जिनकी गुणा हमेशा इक्वल रहती है, फिक्स्ड रहती, कभी नहीं बदलती, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होंगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब दोनों संख्याओं का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होगा। समझ में है ना बच्चों? अगर दो संख्याओं की गुणा एक फिक्स नंबर है, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के रिवर्स रेशियो में होगी, उल्टे अनुपात में होंगी, ठीक है ना। अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है, इसका मतलब अगर आप एक संख्या को बढ़ाओगे तो दूसरी संख्या को घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। और अगर आप एक संख्या पहली को घटाओगे, इसका मतलब आपको दूसरी को बढ़ाना पड़ेगा, और दोनों संख्याएं उल्टे अनुपात में, रिवर्स रेशियो में चेंज होंगी। क्लियर है ना? कैसे? एग्जाम्पल से बताते हैं बच्चों कि मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी। मान लो दो संख्याएं हैं ए और बी, ठीक है ना। मान लो दो संख्याएं ए और बी है जिनकी वैल्यू 8 और 5। मान लो दो संख्याएं 8 और 5 है, तो 8 और 5 की गुणा करके क्या आता है बच्चों? 8 और 5 की गुणा करके आएगा 40। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। माना दो संख्या 8 और 5 है, इनकी गुणा करके क्या आएगा? 40। अब मैंने पहली संख्या का मान 8 से बढ़ा के 10 कर दिया। कितना कर दिया? 10। दो संख्याएं ए और बी हैं जिनकी वैल्यू है 8 और 5, तो इनकी गुणा करके क्या है? 8 पंजे 40, सबको पता है। हमने पहली संख्या का मान 8 से बढ़ा के 10 कर दिया, लेकिन हमें गुणा नहीं बदलनी, प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। भाई ए और बी की गुणा करके कितना आ रहा था पहले? 40। अभी भी ए और बी की गुणा करके, दोनों संख्याओं को गुणा करके 40 ही आना चाहिए, यानी कि दोनों संख्याओं की गुणा क्या आनी चाहिए? सेम, बराबर आनी चाहिए, 40 आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप मुझे एक बात बताइए कि भाई 8 पंजे 40 होता है, हमने पहली संख्या को 8 से बढ़ा के 10 कर दिया, तो मुझे बताओ कि दूसरी संख्या की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या का मान क्या होगा? बताइए, है बच्चों, बताओ दूसरी संख्या का मान क्या होगा? बता रहे हैं क्या हो जाएगा दूसरी संख्या का मान? 4। भाई 10 चौक 40, यानी कि दूसरी संख्या की वैल्यू हमें 5 से बदलकर कितनी करनी पड़ेगी? 4। क्लियर है?
तो यानी कि हमने पहली संख्या की वैल्यू कितनी थी 8, हमने 8 से बढ़ा के कितना कर दिया 10, तो पहली संख्या को बढ़ा दिया। किस रेशियो में चेंज किया, अनुपात निकालो, रेशियो किससे कट रहा है 2 से, 2 चौक 8, 2 पंजे, पहली संख्या को 4:5 में बदला। आप ये देखो दूसरी संख्या किस अनुपात में बदली है, दूसरी संख्या पहले कितनी थी 5, अब दूसरी संख्या 5 से कितनी हो गई, क्या दूसरी संख्या उल्टे अनुपात में नहीं बदली है मेरे प्यारे भाई, रिवर्स रेशियो आया कि नहीं आया है बताइए, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपने पहली संख्या को 4 से 5 किया है तो आप देखो दूसरी संख्या का रेशियो भी उल्टा आया है 5 से 4, क्लियर है। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है, प्रोडक्ट सेम है, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। देसी भाषा में अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के उल्टे अनुपात में चेंज होंगी, उल्टे अनुपात में बदलेंगी, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल से मैंने बताया कि 8 पंजे 40, अगर आपने पहली संख्या की वैल्यू 8 से 10 कर दी, यानी कि 4 से कितना कर दिया 5, तो दूसरी संख्या का रेशियो उल्टा ही आएगा 5 से 4, क्योंकि दोनों संख्याओं की गुणा कितनी है सेम है 40। अगर दो संख्या गुणा सेम है, एक बढ़ाओगे तो दूसरी घटानी पड़ेगी, एक घटाओगे दूसरी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन कैसे, उल्टे अनुपात में, रिवर्स रेशियो में। समझ में आया ना बच्चों, ये हो गया। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक एग्जाम्पल से भी समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बच्चे। सब बच्चे जानते हैं कि खर्च, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, खर्चा, ठीक है ना बच्चों, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, तो खर्चा बराबर क्या है, कीमत गुणा खपत, खर्चा बराबर क्या है, कीमत गुणा खपत। प्राइस का मतलब कीमत या मूल्य, कंजम्पशन का मतलब उपभोग या खपत। समझ ना बच्चों, कोई दिक्कत। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन सबको पता है, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। शॉर्ट में लिखें तो ई बराबर पी गुणा सी। आपको कि सर ये क्या बला है, समझाते हैं, पेशेंस बनाए रखो। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि सब आदमी चावल खाते हैं नॉर्थ इंडिया में, ठीक है ना। आप घर में चावल खाते हो, आपके घर में चावल खाया जाता है 50 रुपए पर केजी वाला, कितना, 50 रुपए पर केजी, ठीक है ना। आपके पापा जो आपके फैमिली के लिए चावल लाते, उस चावल का प्राइस कितना है 50 रुपए पर केजी। तो क्या चावल की कीमत है, चावल का प्राइस है। तो आपकी फैमिली है 5-6 लोगों की, तो आपकी फैमिली 50 रुपए पर केजी वाला चावल खाती है, ठीक है ना बच्चों। तो चावल का प्राइस कितना है 50 रुपए पर केजी। और आपकी फैमिली एक महीने में 36 किलो चावल खाती है। कितना चावल खाती है आपकी फैमिली एक महीने में, 36 किलो। ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। भाई समझाने के लिए कोई ना कोई तो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, ठीक है ना बच्चों, ये कहीं से आया नहीं है, ठीक है। सब बच्चों को पता है एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि आपका परिवार 50 रुपए पर केजी वाले चावल खाता है और एक महीने में 36 किलो चावल की खपत करते हैं। तो मुझे बताओ चावल खाने के लिए आपके परिवार का खर्चा कितना हो रहा है, आपका परिवार चावल खाने के लिए कितने पैसे खर्च कर रहा है बताइए। 50 रुपए किलो वाला आप चावल खाते हो, एक महीने में 36 किलो चावल निपटा देते हैं, तो आप मुझे बताइए चावलों पर आपके परिवार का खर्चा कितना है। सब बच्चे बता रहे हैं, 1 किलो चावल 50 रुपए का, आप खा रहे हो 36 किलो, तो 36 किलो चावल पे कितना खर्चा होगा, 50 गुणा 36 यानी कि 1800 रुपए। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है कि नहीं सचिन। तो कैसे आया प्यारे बच्चों, आपने प्राइस की कीमत की किस में मल्टीप्लाई कर दी, खपत की, कीमत की खपत में गुणा करने से क्या आ गया, खर्चा आ गया। समझ में ना, ये व्यवहारिक चीज है, कोई गणित का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो जिंदगी का कॉन्सेप्ट है कि खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, ठीक है ना। तो 50 रुपए पर केजी वाला आप 36 किलो चावल खाते हो, कितना खर्चा हो जाएगा 1800 रुपए, ठीक है ना बच्चों। एक दिन सरकार बदली, नई गवर्नमेंट पावर में आई, उसने चावल का दाम 50 रुपए किलो से बढ़ाकर 60 रुपए किलो कर दिया।
60 रुपए पर केजी कर दिया। समझ में आया ना बच्चों, कोई दिक्कत? एक दिन सरकार बदली, उसने चावल का दाम 50 रुपए पर केजी से बढ़ा के कितना कर दिया? 60 रुपए पर केजी कर दिया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, एक धेले की दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं कि चावल का जो प्राइस है वो पहले 50 रुपए पर केजी था, है ना। अब चावल का प्राइस कितना हो गया? 60 रुपए। यानी कि चावल का प्राइस किस अनुपात में चेंज हुआ? 10 से काटेंगे 5 रेशियो, यानी कि चावल का प्राइस 5 से 6 हो गया, ये रेशियो हो गया, ठीक है ना। तो सरकार बदली, चावल का प्राइस 50 रुपए पर केजी से 60 रुपए पर केजी हो गया। लेकिन फैमिली बोली, चाहे कितना महंगा चावल आ जाए भूखा रह लेंगे, लेकिन हम अपना चावल पे खर्चा 1800 रुपया से एक धेला नहीं बढ़ाएंगे। यानी कि परिवार अपना चावल पे खर्च सेम रखना चाहता है, 1800 रुपए। परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता, यानी कि परिवार खर्चा सेम रखना चाहता है प्यारे दोस्तों, कितना? 1800 रुपए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अगर परिवार अपना खर्चा सेम रखना चाहता है 1800 रुपए, लेकिन चावल तो महंगा हो गया, तो भैया फिर क्या करना पड़ेगा? थोड़ा भूखा रहना पड़ेगा, कम चावल खाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, अब ये परिवार एक महीने में कितने किलो चावल खाएगा? बताइए। अब 1 किलो चावल 60 रुपए का है, खर्चा कितना करना है? 1800 रुपए। तो कितने किलो चावल आप खाओगे? 1800 को 60 से भाग दे देंगे, है कि नहीं सचिन? 1800 को 60 से भाग देंगे, कितना आएगा? 30 किलो। यानी कि प्यारे बच्चे, आपका जो परिवार है वो कितने किलो चावल खाएगा? 30 किलो चावल खाएगा। इसमें कोई डाउट है सर? कोई समस्या नहीं। यानी कि मेरे प्यारे भाई, पहले चावल की खपत कितनी थी? पहले आप 36 किलो चावल खा रहे थे, अब कितना किलो चावल खा रहे हो? 30 किलो। यानी कि चावल की खपत पहले एक महीने में 36 किलो चावल खाने की थी, वो घट के कितनी रह गई? 30 किलो। आपने चावल का प्राइस अचानक से बढ़ा दिया, लेकिन खपत क्या होगी? कम, क्योंकि खर्चा क्या रखा है आपने? सेम रखा है। तो चावल की खपत किस रेशियो में चेंज हुई? ये सब प्रैक्टिकल एग्जामिनर, डेली आदमी की लाइफ में ये जंजाल चलता है। आप बोलोगे हाँ सर, तो खपत किस रेशियो में चेंज हुई? 6 से कट जाएगा, 6 चिंग 36, 6 पंजे, जैसे कट गया ना, 6 चिंग 36, 6 पंजे 30, 6 रेशियो 5। तो बच्चों, क्या आपको ये रिवर्स रेशियो नहीं दिखाई दे रहा? मैंने दो संख्याओं की प्राइस और कंजम्पशन की गुणा सेम रखी है, और दो संख्याओं की अगर गुणा सेम है, एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरी उसके उल्टे अनुपात में बदलेगी। क्या उल्टे रेशियो में नहीं बदल रहा? अगर प्राइस का रेशियो 5 से 6 हुआ है, तो खपत का रेशियो क्या है? उल्टा, 6 से 5। क्लियर है? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि चावल का प्राइस 5 से 6 हो गया, तो चावल का प्राइस कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, 1/5। 1/5 यानी कि कितना? 20%। यानी कि चावल की कीमत 20% बढ़ गई। तो हमने चावल कितना महंगा कर दिया बच्चों? 20%। कितना महंगा कर दिया चावल? 20%, ठीक है ना। तो चावल की खपत आप देखेंगे, तो चावल की खपत अगर पहले 6 थी, तो 6 से कितनी हो गई? तो चावल की खपत 1 कम होगी, कितना? 1/, और 1/6 का मतलब क्या होता है? 16.66%। यानी कि चावल की जो खपत है वो 16.66% क्या हो गई? कम हो गई। यानी कि अगर आप चावल पे अपना खर्चा सेम रखते हो, अगर आप चावल पे खर्चा सेम रखते हो, तो चावल की कीमत, अगर चावल का प्राइस 20% बढ़ाओगे, तो खर्चा सेम रखने के लिए आपको अपने चावल की खपत को 16.66% कम करना पड़ेगा। क्लियर है ना? इतना सवाल भी बन सकता है भाई, अगर चावल का प्राइस 20% बढ़ जाता है, लेकिन आप चावल पे खर्चा नहीं बदलना चाहते, तो चावल की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? 16.66%। क्योंकि अगर प्राइस 20% बढ़ा रहे हैं 1/5, तो प्राइस 5 से 6 होगा, खपत का रेशियो उल्टा आएगा, 6 से 5, रिवर्स रेशियो में। क्या आपको बातें समझ में आ गई? मैंने सारा का सारा एग्जाम्पल आपके सामने तोड़ के रख दिया।
सचिन, ठीक है बालक, समझ गए हैं? प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको समझाया बेसिक, आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हो। ध्यान से सुनेगा, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे शॉर्टकट भी समझेंगे। भाई हमने आपको सिखाया एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। एक परिवार अपना चावल पे खर्चा क्या रखना चाहता है? सेम। चावल पे खर्चा सेम रखना चाहता है, लेकिन चावल की कीमत कितनी बढ़ गई है बच्चों? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/5। एक परिवार चावल पे अपना खर्चा सेम रखना चाहता है, चावल की कीमत 20% बढ़ गई 1/5, तो परिवार को चावल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? ये ना सवाल है ना? तो मेरे प्यारे भाई, ये बेसिक तो है ही आपके सामने, मैंने बता दी ये ना, लेकिन शॉर्ट में कैसे करेंगे? देखो वही अपनी पुरानी ट्रिक, ठीक है ना? अगर ये प्राइस 1 बढ़ाया है तो खपत 1 कम हो जाएगी, अगर ये 1 बढ़ाया तो 1 कम होगा, 2 बढ़ाया 2 कम होगा, 3 बढ़ाया 3 कम होगा, 4 कम किया 4 बढ़ेगा, 5 कम किया 5 बढ़ेगा, उल्टा करना है, ठीक है ना? और नीचे क्या आएगा बेटा? क्या आएगा नीचे? इन दोनों का एक्शन, यानी कि 5 + 1, जो भी हो रहा है ऊपर नीचे वो एक कर दो, 5 + 1, यानी कि चावल की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? डायरेक्ट आ गया। और 1/6 का मतलब क्या होता है? 16.66%। तो परिवार को चावल पे अपना खर्चा सेम रखने के लिए चावल की खपत को 16.66% हद तक कम करना पड़ेगा। समझ में आया? मुझे लगता है सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब कमेंट दिखाओ। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। राकेश चौधरी, गुरुजी मैं जॉब के लिए नहीं, आपसे मिलने के लिए पढ़ रहा हूं। नहीं भाई, मेरे से मिलकर कौन सा लड्डू मिलेंगे तुम्हें? आप जॉब के लिए पढ़ो, जॉब लग जाएगी तो मिलेंगे ही बच्चों। इससे आसान तरीके से, इससे आसान एग्जाम्पल के साथ इसे बताया ही नहीं जा सकता। अगर आप कहीं और से कॉन्सेप्ट सीखोगे मानो, तो केवल आपको यह बात बताई जाएगी, ठीक है ना? लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकल जिंदगी की डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेके समझाया कि ऐसे चलता है। अगर अब भी ना समझ आए तो बेटा कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है? पुराने लेक्चर देखो तो और जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है जी? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या, अब हम इस पर बेस्ड क्या करेंगे? सवाल, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो केवल खर्चा कीमत खपत में कोई भी सवाल मेरे प्यार में जिसमें दो संख्याओं की गुणा सेम है, कोई भी सवाल जिसमें दो संख्याओं की गुणा सेम है, वहां हर जगह ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है बच्चे? हर जगह। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। सवाल नंबर क्या है स्टूडेंट आपके सामने? 49 बनाइए। ओके। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई 22.5%। चीनी की कीमत 22.5% बढ़ जाती। आज की क्लास का पहला टाइप है ये, है ना? पहले कॉन्सेप्ट पर पहला टाइप, ठीक है? चीनी की कीमत 22.5% बढ़ जाती है। अनीता वॉन्ट्स टू कीप हर एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर सेम एज बिफोर। चीनी महंगी हो गई, लेकिन अनीता चीनी पर अपना खर्चा पहले के बराबर ही रखना चाहती है। यानी कि अनीता चाहते कि मेरा कोई खर्चा ना बढ़े, खर्चा पहले जितना ही रहे, सेम रहे। अब चीनी तो महंगी हो गई, खर्चा बढ़ाना नहीं है लड़की को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनीता को चीनी खानी कम करनी पड़ेगी, है ना? तो आपसे पूछा है बाई व्हाट परसेंटेज मस्ट शी रिड्यूस हर कंजम्पशन ऑफ शुगर। अनीता को अपने चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, है कि नहीं बच्चों? तो भाई ये वही सवाल है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया है। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं बच्चों। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, ठीक है ना?
अनीता खर्चा अपना सेम रखना चाहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चीनी का प्राइस 22.5% बढ़ गया। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था 2.5% कितना होता है बच्चों? 1/40। 1/40 तो 2.5 का पहाड़ा है। अगर आपको 25 का पहाड़ा याद होता तो आप तुरंत कर पाते, 25 निम्मा 225। ये 2.5% का 9 गुना है 22.5%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप डायरेक्ट लिखोगे ना, 9/40। तो 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 9/40। तो चीनी का प्राइस 22.5% बढ़ गया, जिसकी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 9/40। चीनी का प्राइस 22.5% बढ़ गया। यानी कि अगर पहले नीचे क्या होता है? इनिशियल वैल्यू, और ऊपर क्या होता है? चेंज। अगर चीनी का प्राइस पहले 40 था, कितना? अगर चीनी का प्राइस पहले 40 था तो कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। 40 का 22.5% 9 होता है। तो चीनी का प्राइस अगर पहले 40 था तो 40 से 9 बढ़ के कितना हो गया? तो प्राइस 40 से हो गया 49। ठीक है ना? तो चीनी की जो खपत है वो क्या होगी? रिवर्स रेशियो में चेंज। यानी कि चीनी की खपत अगर पहले 49 थी तो 49 से अब घटा के कितना करना पड़ेगा? 40। भाई अगर दो संख्या गुणा सेम है तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में बदलेगी। आई ना बात समझ में? यानी कि चीनी की खपत को हमें घटाना पड़ेगा, 49 से घटा के 40 करना पड़ेगा। तो कितना घटाना पड़ेगा? 9। आउट ऑफ पहले कितनी थी? 49, परसेंटेज में गुणा 100%। ये आएगा ना बच्चों? ये माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि हम यहां पे घटा रहे हैं, और कोई माइनस का मतलब थोड़ा ना है। ठीक है बच्चों? तो आप ये देखेंगे कि 49 दूनी 98, है ना? 49 दूनी 98, दो बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, ये 200 हो जाएगा। 49 चौका 196। तो 9 की 2.04 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 18.36% के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है? अप्रोक्स 18.36%। ये लगभग है, समझा ना? एग्जैक्ट आंसर नहीं कि आप यहां पे डिजिटल सम वगैरह लगाने लग जाओ। अगर किसी सवाल के आंसर 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित लगभग में दिए होते हैं तो वहां यूनिट डिजिट डिजिटल सम नहीं लगाते। या आप चेक करने लगो, सर ऊपर 9 आ रहा है, 9 से कटने वाला आंसर होगा सर, गलत हो जाएगा। ठीक है जी? ये उत्तर आ गया। कोई समस्या? कर लोगे ना? चलिए, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आपको इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना सचिन? चीनी का प्राइस 22.5% बढ़ जाता है, खर्च सेम रखना चाहते हैं अनीता, तो खपत कितने प्रतिशत तक कम करनी चाहिए? तो चीनी का प्राइस 22.5% बढ़ जाता है। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने? 9/2.5%, 1/40, 22.5%, 9/40। अब मैं ट्रिक लगाऊंगा, दोनों संख्या गुणा सेम है ना, अगर ये प्राइस 9 बढ़ाया है तो खपत को 9 कम करना पड़ेगा। नीचे क्या आएगा बच्चों? इन दोनों का एक्शन। एक्शन यानी कि जैसे 40 लिखा हुआ है ऊपर +9 लिखा हुआ है, तो 40 में +9 कर दो, है ना? 40 + 9 49, ये आ गया। तो खपत को 9/49 कम करना पड़ेगा। ये आया किसमें? फ्रैक्शन में ही। परसेंटेज में कितना हो जाएगा? गुणा 100%। और बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये बी ऑप्शन। मुझे लगता है आप कर लोगे। ठीक है ना? ये बताइए अगला। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 656 रुपए से बढ़कर 820 रुपए हो गई। खपत का कितना % कम किया जाना चाहिए कि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि समान रहे? ठीक है ना? चलो, तो प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। खर्चा बराबर क्या होता है? कीमत गुणा खपत। एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, महंगा हो गया, लेकिन खर्चा सेम रखना चाहते हो, तो आपसे क्या पूछा है? सिलेंडर की जो खपत है, गैस की खपत, वो कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? तो आप एक बात बताओ, यहां तो परसेंटेज में नहीं एग्जैक्ट वैल्यू दी है, तो आप भी कर लो। भाई एलपीजी सिलेंडर का प्राइस पहले कितना था? 656। अब 656 से बढ़ के कितना हो गया? 820 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर,
कोई दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलपीजी सिलेंडर का प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ? रेशियो निकाल लो ना। 820 जो है इसको मैं जल्दी पहचान गया, 41 दूनी 82, 41 आ रहा है। 41 एक सड़ा हुआ नंबर है, प्राइम नंबर है ना, तो 41 से कटना चाहिए तभी तो रेशियो छोटा होगा। 41 से काटेंगे तो 41 से कम 41 बचा 24, 241 छिक्का 240 है ना, 41 दूनी 82, ये 20 बार चला गया। फिर 4 से भी चला गया, 4 चौक 16, 4 पंजे, यानी कि सिलेंडर का प्राइस 4 से कितना हो गया? अगर 4 से 5 हो गया तो खपत उल्टे रेशियो में चेंज होगी, रिवर्स रेशियो में, यानी कि 5 से 4। कितना सचिन? 5 से, यानी कि एलपीजी सिलेंडर की जो खपत है वो 5 से 4 करनी पड़ेगी, तो कितना घटानी पड़ेगी? 1/5, यानी कि कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं? ये बताइए। हम्म, मैंने क्या बोला? केवल ये खर्चा कीमत खपत में नहीं, दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट जहां दो संख्याओं की गुणा सेम हो, हर जगह ये चीज लगेगी। एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कार की स्पीड में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? ठीक है ना बच्चे? आपको सवाल समझ के लग रहा हो कि सर ये समय दूरी चाल कहां से आ गया? ये समय दूरी चाल का सवाल है ही नहीं है, क्या है? परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। देखो इतनी बात तो सभी बच्चे जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय, सब बच्चे जानता, अनपढ़ भी जानता है। आप पढ़े लिखे हो तो मुझे डाउट है ना जानते हो। ठीक है बच्चों? तो एक कार ड्राइवर चाहता है कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन वो अपना समय 40% कम करना चाहता है, यात्रा के समय को 40% कम करना चाहता है, तो गाड़ी फास्ट भगानी पड़ेगी ना, जल्दी पहुंचना है। तो पूछा कार की स्पीड में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? तो देखो डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, डिस्टेंस तो फिक्स जाना है, सेम है, डिस्टेंस तो नहीं बदलनी। तो भैया डिस्टेंस तो आपकी ऑलरेडी फिक्स्ड है, आप अपनी जर्नी के समय को कितना 40% कम करना चाहते हो, तो पूछा है फिर आपको स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी? दो संख्या गुणा सेम है, बनाओ, ट्रिक लग जाएगी। हाँ तो बहुत बेसिक सी। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5। आप बताओ अगर ये 2 कम हो रहा है तो यहां 2 बढ़ाना पड़ेगा, उल्टा करना है। नीचे क्या आएगा? इन दोनों का एक्शन, एक्शन यानी कि नीचे 5 है, 5 - 2 3, 5 - 2 3, यानी कि 2/3। तो स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 2/3। 1/3 क्या होता है? 1/3 33.33%, 2/3 क्या आएगा? 66 पॉइंट, ऑप्शन नंबर ये क्या है ना भाई? आगे चलें, ये बताइए। सवाल नंबर क्या आपके सामने? 50 बनाओ। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इंक्रीज्ड बाई 20%। एक प्लॉट की लंबाई 20% बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम करनी चाहिए जिससे कि टोटल एरिया क्या रहे? सेम रहे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आप कहोगे सब मेंसुरेशन कहां आ गया? कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। सब बच्चों को पता ही आयत है, प्लॉट ऐसा होता है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, कोई तकलीफ नहीं। तो आप बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा, लंबाई गुणा, देखो गुणा नहीं आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। इस प्लॉट की लंबाई 20% बढ़ जाते, तो लंबाई कितनी बढ़ गई बच्चों? 20%। बोला चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए जिससे कि कुल एरिया क्या रहे आयत का? सेम रहे, क्षेत्रफल ना बदले। बताओ आयत प्लॉट की अगर लंबाई बढ़ाओगे तो एरिया भी बढ़ेगा, लेकिन चौड़ाई कम कर दो जिससे कि एरिया क्या रहे? सेम। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई, दो संख्याओं की गुणा सेम है ना भाइयों। अगर गुणा सेम है तो वही अपनी टेक्नोलॉजी, रिवर्स रेशियो होना चाहिए।
उसके लिए भी हमने ट्रिक बना रखी है छोटी सी। यहां 20% बढ़ा रहे हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, अगर यहाँ 1 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ 1 कम करना पड़ेगा। नीचे क्या आएगा, इन दोनों का एक्शन यानी कि 5+1, यानी कि चौड़ाई आयत की 1/6, 16.66% कम करनी चाहिए। कोई दिक्कत? आगे चलते ही बताओ। सवाल नंबर क्या आपके सामने यहां पर, 53 बताओ। यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसके हाइट में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि बेलन का आयतन क्या रहे, समान रहे। ये सब आप ही के पेपर के पूछे सवाल हैं। तो आप देखो, बेलन बेलन आप समझते हैं, जैसे हमारा पानी का गिलास है, ये क्या है, सिलेंडर या बेलन। इसका बेस क्या है, एक वृत्त है, वृत्त की रेडियस r, इसकी ऊपर से नीचे तक ये हाइट है, ठीक है ना। आयतन क्या होता है, इस बेलन में मैं जितना पानी भर सकता हूं वो क्या है, इसका आयतन है, ठीक है ना। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला। पाई का मान मुझे पता है 22/7, पाई की वैल्यू कभी नहीं बदलती। बेलन का आयतन कैसे बदलेगा, जब आप रेडियस को बदलोगे और हाइट को बदलोगे। यानी कि बेलन का आयतन केवल रेडियस और हाइट पर ही डिपेंड करता है, रेडियस हाइट के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा। पाई तो फिक्स है, तो पाई फिक्स है, यानी कि बेलन का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर गुणा हाइट पे। ये जो साइन है इसका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब निर्भर करना, है ना। यानी कि बेलन का आयतन रेडियस के स्क्वायर पर निर्भर करता है, हाइट पर निर्भर करता है। आप हाइट दुगनी करोगे बेलन का आयतन भी दुगना हो जाएगा, है ना बच्चों। चलिए, अब बेलन की रेडियस में 20% की कमी की जाती है। बेलन की रेडियस जो है 20% कम की जाती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो हाइट कितने परसेंट बढ़ाई जाए कि बेलन का आयतन समान रहे। बेलन का आयतन जो है वो सेम रहना चाहिए। हमने रेडियस जो है क्या कर दी, 20% कम कर दी, ठीक है ना। अगर बेलन की रेडियस कम कर रहे हैं तो आयतन भी कम होगा। तो पूछा हाइट कितने परसेंट बढ़ा दें कि आयतन समान रहे। अब आप देखो, दो संख्या की गुणा सेम है, एक संख्या जिस रेशियो में होगी बच्चों, दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में होगी। लेकिन यहां बच्चे गलती कर देंगे कि यहां रेडियस नहीं है भाई साहब, यहां रेडियस का स्क्वायर है। क्या है, रेडियस का स्क्वायर। तो आपको भी रेडियस का स्क्वायर करना है, समझा ना भाई। बेलन की त्रिज्या 20% कम करी जाती है, 20% 1/5, चले कि बेलन की त्रिज्या अगर पहले 5 थी, अगर बेलन की त्रिज्या पहले 5 थी तो घटके कितनी हो गई, 4। अगर बेलन की त्रिज्या पहले 5 थी तो 5 से 1 कम हो गई, कितनी हो गई, 4। 5 थी, 5 से कितनी हो गई, तो रेडियस का क्या, स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर किस अनुपात में बदला, ये स्क्वायर करेंगे। बेलन की रेडियस ऊपर लिख रहा हूं पहले, नीचे वाली बाद में। पहले त्रिज्या 5 थी तो 5 से घट के 4 हो गई, 20% कम हो गई। तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में बदल रहा है, 5 का स्क्वायर था पहले, अब 4 का स्क्वायर हो गया। तो हाइट का रेशियो उल्टा आना चाहिए कि नहीं बच्चों। हाइट का रेशियो क्या आएगा, उल्टा रिवर्स। यानी कि हाइट अगर पहले 4 का स्क्वायर 16 थी तो हाइट अब बढ़ के 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगी, यानी कि हाइट का अनुपात उल्टा आएगा कि नहीं। इसलिए मैंने सवाल लिया है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट से नहीं, आप सवालों की प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो, कॉन्सेप्ट से थोड़ा ना सीख सकते हैं चीज, है ना। यानी कि आपको सिलेंडर की हाइट को पहले 16 थी तो बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, 25, 16 से 25 करना पड़ेगा। तो सिलेंडर की अगर हाइट पहले 16 थी तो हाइट 16 से 25 कर दी, कितनी बढ़ा दी, 9। 9/16 आपको सिलेंडर की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, कोई डाउट। 1/16 क्या होता है बच्चों, 1/16 होता है 6.25%। 9/16 आएगा बच्चों इसका 9 गुना, तो 9 गुना कितना आएगा, 56.25%। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है ना बच्चों। मुझे लगता है सब बच्चे समझ में आए हैं, आगे चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला कमेंट दिखाओ एक बार। शिशुपाल जी,
गौरव कह रहे हैं सिलेबस कब खत्म सर। मुझे इतना गुस्सा आता है ना जब तुम ये लाइन लिखते हो। मतलब तुम लोग जो पढ़ रहे हो, तुम जो सीख रहे हो, तुम्हें उसमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी तुम्हें कोई इच्छा नहीं है। तुम ये जो चीज सीख रहे हो इसमें तुमको कोई आनंद नहीं है, कोई रस नहीं है। मतलब चीज शुरू नहीं हुई और आपको खत्म करने के बारे में वो है। जो बच्चे ऐसी मानसिकता के साथ रखते हैं वो खुद ही खत्म होते हैं। आपको पता है हमारे देश में लाखों करोड़ों बच्चे सिलेबस घर के बैठे हैं, घर पे रोज बेरोजगार, क्योंकि उन्होंने सिलेबस खत्म किया है। उन्होंने सिलेबस कंप्लीट पढ़ानी है। राक्षसों, एक लाइब्रेरी में तुम्हें सैकड़ों बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, लेकिन नौकरी उनकी एक ना लग रही। क्यों? सिलेबस खत्म करना और सिलेबस कंप्लीट पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें पढ़ने के प्रोसेस को नहीं करना कंप्लीट, सीधा अंत पे पहुंचना है। तुम्हें जन्म लेकर जवानी का मजा नहीं लेना, सीधा बुढ़ापा झेल कर मरना है। मौत चाहिए सीधी। ये जो सड़ी हुई मानसिकता है ना, इसको हटा दो। जिस आदमी में जितनी बुद्धि है, जितना आईक्यू है, वो उतनी जल्दी सीखता है, उतना जल्दी सिलेबस खत्म कर पाता है। आप लोगों का आईक्यू उतना तेज नहीं है, तो मुझे धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा और टाइम लगेगा चीजों में। पता नहीं कैसी कूड़ा जनरेशन, कलंक जनरेशन आ गई है भाई। हम एक चीज पढ़ा रहे हैं, इसमें रस नहीं लेना, इसका आनंद नहीं लेना, सीधा है? पता नहीं कैसे बच्चे हो तुम लोग। हम्म, इसका बस पुरुषोत्तम कुमार का एक ही कमेंट है? सर बेसिक ज्यादा बताइए। बस इसका एक ही कमेंट है, सर बेसिक ज्यादा बताइए। ठीक है ना? एक मैं आपको ना, आप लोगों की मानसिकता में और एक जो बालक होता है, जो नौकरी लेने वाला होता है, उनकी मानसिकता में मैं आपको ना फर्क दिखाता हूं। जमीन आसमान का फर्क होता है। हम्म, ठीक है। ये देखिए, ये सब लड़कियां हैं, ये सब भी पढ़ी हैं, सिलेक्ट हुई हैं। आप तो फिर भी छोटी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी सीनियर ही हैं। इनकी तनख्वाह भी ज्यादा, इनकी रैंक भी ज्यादा, ये आपसे उम्र में भी कम है, ये भोली भाली भी हैं। आप इतना कमेंट बाजी कर दो। ये जब पढ़ रही थी, इनका मुझे नाम तक नहीं पता था, इन्होंने जिंदगी में कभी कोई कमेंट नहीं किया, केवल पढ़ती रही और सीधा सिलेक्शन लिए। इससे केंद्रीय सचिवालय में, ये यूपीएससी 2021 वाले बैच की दरोगा हैं, हमारे स्टूडेंट है सारे के सारे। हैं? आप आप इनसे सीखो। इनमें ऐसी कौन सी बात है जो आपके अंदर नहीं है? पेशेंस। इनके अंदर पेशेंस था, धीरज था। आपके अंदर है हड़बड़ाहट, कमेंट बाजी, जल्दी खत्म है, ये भागो यहां से। ये सब लड़के, इन सब लड़कों की कहानी, ये जो सिलेक्शन है, ये ऐसी आ गए हैं। इन लड़कों ने मेहनत करी है, पेशेंस रखा है। आप अपने अंदर इनके जितना पेशेंस ला। ये एक स्टेज पे, ये एसएससी की सबसे बड़ी फोटो है, मान लीजिए। ये सारे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं एक स्टेज पे। ये सारे इनकम टैक्स जीएसटी इंस्पेक्टर हैं। आप तो फिर भी कांस्टेबल रैंक की जो है तैयारी कर रहे हैं? ये सारे लड़के हैं, ये सिलेक्टेड लड़के 250-300 एक स्टेज पर हैं, जो दिल्ली में सिलेक्ट हुए। इनकी सैलरी आ रही है लगभग 80,000 के करीब, 80,000 की, 2024 बैच के। ये तो आप बात कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड हैं। ये ऑल इंडिया अंडर 100 रैंक लेके आए हैं बच्चे। ये सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर है, बीएसएफ, ये सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर हैं। हमें तो इनका नाम भी नहीं पता था जब ये बैच में पढ़ रहे थे, क्योंकि ये कमेंट बाजी नहीं, पढ़ने पे ध्यान देते रहे। इन्होंने कभी नहीं कमेंट, सिलेबस कब खत्म होगा, हम कब भगवान को प्यारे होंगे, हैं? पेशेंस लाओ, कूड़ा मत बनो। ये सब लड़के हैं,
ये हीरे बच्चे, ये सिलेक्शन, ये तुम मुंह फुकारो अभी तक। ये लड़का 19 साल की एज में जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया, आप मुंह फुकाते रहो। कमेंट करने वाले ऐसे कैसे कैसे झूठ बोलो, 19 में तो ग्रेजुएशन भी नहीं होती। 21 साल में आईएएस बन गए थे, 18 साल की एज में एमबीबीएस की डिग्री तक ले रखी है लोगों ने। 13-13 साल, 14-14, 15-15 साल की एज में 12वीं पास कर लेते हैं लोग। मैं दिखा दूंगा आपको। हर सारी दुनिया एक जैसी होती है थोड़ी ना। हम गरीब है तो दुनिया थोड़ी ना गरीब है। एक आदमी दिन के 500 रुपए कमा रहा है, अंबानी है जो एक घंटे में 1000 करोड़ रुपए भी कमा रहा है? हर तरह के लोग होते हैं, सबको अपने जैसा बेकार थोड़ा समझो आप। ये लड़का, ये 22 साल की एज में जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया है। मेहनत करी इसने, ये भी साल भर पढ़ा, साल भर पढ़ने के बाद ये परिणाम आया। आप चाहते हो कि पढ़े 2 दिन और हम बन जाए, सीधा वर्दी मिल जाए हमको? ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। आप इन सबसे सीखो, इन बच्चों से। अपने अंदर थोड़ा पेशेंस लाइए, ठीक है? ये फर्जी कमेंट मत क्या करो, केवल पढ़ाई से रिलेटेड बात किया करो भाई, वरना कुछ नहीं हो पाएगा आप लोगों का। चलिए आगे चलते हैं। चलो अगली बात देखो। एक ही कॉन्सेप्ट हमने समझा अभी आपको, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में वैरायटी बहुत है। अब जैसे मैं आपको अगला समझाता हूं, आपकी अगर नौकरी लग जाएगी कभी, वैसे उम्मीद तो दिखती नहीं आपकी हरकतें देख के। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आप जानते ही हो, ठीक है बच्चों? तो इनकम टैक्स बराबर होता है इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है ना बच्चे? हिंदी में जो भाई लिखना चाहता है वो लिखेंगे आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। क्या लिखेंगे? आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर, हिंदी में ये लिखेंगे, ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या मतलब है इसका? मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और आपकी 1 महीने की इनकम आती है, सैलरी 50,000 रुपए। आपकी 1 महीने की इनकम कितनी आती है बच्चों? 50,000 रुपए, ठीक है ना? सरकार कहती है बहुत कमा रहे हो, इस अपनी कमाई का 8% सरकारी खाते में जमा करा दो। 8% क्या? टैक्स भर दो, ठीक है ना? तो सरकार आपकी इनकम में से जो हिस्सा टैक्स के रूप में ले जाती है वही कहलाता है रेट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि आयकर की दर। आयकर की दर। सबको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां 50,000 गुणा, अब बताओ 50,000 रुपए का 8% कितना होता है? 4,000 रुपए। यानी कि प्यारे बच्चों आप सरकार को 4,000 रुपए क्या दे दोगे? टैक्स दे दोगे। तो सिंपल नियम है ये, इसमें कोई फारसी की आंख तो है नहीं। 50,000 रुपए आप महीने कमाते हो, सरकार आपसे 8% टैक्स मांग रही है, तो 50,000 का 8% कितना हो गया भाई? 4,000 रुपए आप सरकार को टैक्स भर दोगे। तो इनकम टैक्स बराबर क्या आ गया? इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है जी? अब जिस इस पे सवाल है, ये सवाल आप तभी कर पाओगे जब आप इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो, ठीक है ना? पढ़ो। एक आदमी की सालाना इनकम में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है। एक आदमी की जो 1 साल की कमाई है, सालाना जो पैसा कमाता है वो 1.2 लाख रुपए बढ़ जाता है। अब आदमी की इनकम बढ़ गई है तो भैया आदमी को सरकार को टैक्स भी ज्यादा देना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ध्यान से पढ़ेगा इस सवाल को। इनकम पर लगने वाला टैक्स का रेट 12% से 10% हो जाता है। एक आदमी की सालाना आय कितनी बढ़ गई? 1.2 लाख रुपए, लेकिन इनकम पे लगने वाला टैक्स 12% से 10% हो गया। यानी कि पहले सरकार अगर आपसे इनकम पर 12% टैक्स ले रही थी, अब कितना टैक्स ले रही है? 10%। यानी कि टैक्स रेट को क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? कम कर दिया। अभी भी वह उतना ही कर यानी कि टैक्स, अभी भी वह उतना ही टैक्स देता है जितना पहले देता था। यानी कि आदमी सेम टैक्स पे कर रहा है जितना पहले देता था। सेम अमाउंट टैक्स आदमी पे कर रहा है, समझ? तो क्या पूछा? उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है, और आंसर बताना है लाख में। पुरानी नहीं, बढ़ी हुई इनकम बताइए, ठीक है बच्चों? करो।
एक आदमी की एक साल की इनकम बढ़ जाती कितनी, सालाना 1.2 लाख रुपए, लेकिन इनकम पे जो टैक्स लगता है वो 12% से घट जाता है 10%। आज इस सवाल की सबसे कमजोर कड़ी क्या है, ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर, अब भी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना पहले दे रहा था। तो मेरे भाई इसी पर सवाल है, आदमी की इनकम बढ़ गई लेकिन सरकार को जो इनकम टैक्स वो पे कर रहा है वो सेम रहता है, जितना पिछले साल दे रहा था इस साल भी उतना ही टैक्स दे रहा है, क्योंकि पिछले साल सरकार इनकम पे टैक्स लगा रही थी 12% और इस साल इनकम पे टैक्स लगा रही है 10%। ठीक है ना, इनकम टैक्स सेम रहता है। तो क्या वही ने, दो संख्याओं के बीच में क्या है, गुणा, दो संख्याओं की गुणा सेम है, तो एक संख्या जिस रेशियो में बदलेगी दूसरे उसके उल्टे रेशियो में बदलेगी, रिवर्स रेशियो में बदलेगी। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स पिछले साल 12% था, इस साल कितना हो गया भाई 10%। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स किस अनुपात में बदला, दो से काटेंगे, दो छिक्का 12, दो पंजे 6 रेशियो 5 के अनुपात में बदला है ना। तो आदमी की इनकम किस अनुपात में बढ़ी होगी, उल्टा रेशियो में 5 रेशियो, यानी कि आदमी की इनकम पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई है, अब 6 हो गई है, पहले 5 थी अब 6 हो गई। तो बच्चों आदमी की सालाना इनकम बढ़ी कितनी, 1 यूनिट, जबकि सवाल कह रहा है उसकी वार्षिक इनकम बढ़ी कितनी है। देखो सवाल देखिए आप, आदमी की इनकम बढ़ी है सालाना 1.2 लाख, पूछा है बढ़ी हुई आय, ठीक है ना, साल उसकी बढ़ी इनकम 1 यूनिट, सालाना 1.2 लाख रुपए। तो बढ़ी हुई इनकम क्या है, बढ़ी हुई इनकम है 6 यूनिट, 5 यूनिट मत निकालना, वो तो पुरानी इनकम है, इनिशियल इनकम आ जाएगी। तो बढ़ी हुई इनकम है 6 यूनिट, 6 की वैल्यू कितनी है, 6 का 1.2 यानी कि 7.2 लाख, 7.2 लाख जो है उसकी सालाना इनकम है। समझ में आया ना बच्चों, ये सवाल है। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है, आगे चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट सब बच्चे समझेंगे, सॉल्यूशन बेस्ड, ठीक है ना। तो देखो एक ही कॉन्सेप्ट पर ये अलग अलग लैंग्वेज के सवाल हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हाँ जी ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन बेस्ड, प्यारे बच्चे सुनिएगा। सॉल्यूशन आप समझते हैं, सॉल्यूशन का मतलब होता है घोल, सॉल्यूशन बेस्ड, सॉल्यूशन का मतलब होता है घोल। जब हम एक लिक्विड में एक सॉलिड चीज मिला देते हैं, एक तरल पदार्थ में एक ठोस पदार्थ मिला देते हैं, जैसे कि पानी में चीनी मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया, दूध में खटाई मिला दिया, तो क्या एक लिक्विड में एक जो है हम सॉलिड पदार्थ मिलाते तो क्या कहलाता है, घोल। ठीक है, अब आपको समझना है कंसंट्रेशन, क्या समझना है प्यारे दोस्तों, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं सांद्रता, सांद्रता, देसी भाषा में इसको हम कहते हैं गाढ़ापन। मान लीजिए प्यारे दोस्तों हमने चीनी पानी का घोल बनाया, मान लीजिए प्यारे बच्चों हमने चीनी पानी का घोल बनाया, चीनी पानी का हमने घोल बनाया, जिसमें चीनी ली है प्यारे दोस्तों हमने, मान लीजिए कितना चीनी ले लीजिए, ले लिया हमने कितना प्यारे बच्चों 40 ग्राम, कितना 40 ग्राम, ठीक है ना। और पानी लिया है प्यारे दोस्तों हमने इसमें 100 ग्राम, कितना पानी लिया है 100 ग्राम, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने चीनी पानी का घोल बनाया, ठीक है ना, चीनी हमने ले ली 40 ग्राम, पानी डाला इसमें 100 ग्राम, यानी कि घोल कितना बनेगा चीनी प्लस पानी का, फिर 140 ग्राम। तो 140 ग्राम क्या बन गया, चीनी पानी का घोल बन गया, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन का मतलब है कि पूरे घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, ठीक है ना, पूरे घोल की मात्रा में कितने प्रतिशत चीनी, ये सब एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। तो चीनी मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने 40 ग्राम चीनी में 100 ग्राम पानी मिला था, चीनी ठोस है पानी द्रव है, तो क्या बनेगा, ये घोल या सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन कितना बना, टोटल, टोटल सॉल्यूशन बना 140
ग्राम। उसमें चीनी कितनी है टोटल? 140 ग्राम में 40 ग्राम आपकी चीनी है। तो चीनी का परसेंटेज कितना आ जाएगा बेटा? गुणा 100%। ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये जीरो कट जाएगा, 200/7 है ना, यानी कि 28.56% आएगा। ठीक है ना बच्चों? यानी कि 100% अगर घोल है तो 100% में से 28.56% चीनी है, और बाकी क्या है? घटा देंगे, पानी है। समझ में आया ना बच्चों? तो ये क्या है? चीनी का कंसंट्रेशन, चीनी की सांद्रता। सांद्रता या कंसंट्रेशन का मतलब है कि 100% सॉल्यूशन में कितने प्रतिशत चीनी उपलब्ध है। समझ में ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चे? देखो ये सब बातें तो आपको 8वीं क्लास 9वीं क्लास में बताई जाती है। उसके आगे की चीज ये होना चाहिए था कि ये बात तो मुझे बताए पढ़ानी नहीं चाहिए थी, मैं तो इसके आगे शुरू करता। और हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है। ये स्कूल वाला ज्ञान भी बताना पड़ता है, ये सरकारी नौकरी की तो अब आएगी तैयारी जो मैं बताऊंगा। ठीक है जी? चलिए, कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों की क्वांटिटी ऑफ शुगर बराबर टोटल सॉल्यूशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। अगर आपको घोल की टोटल मात्रा दी है, अगर आपको घोल की टोटल मात्रा दी है और यह बताया गया कि इस घोल में इतने प्रतिशत चीनी है या नमक हो या कुछ भी हो, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके यह पता लगा लोगे कि घोल में चीनी की मात्रा कितनी है। आई ना बात समझ में? ठीक है ना बच्चों? चीनी की मात्रा आप कैसे निकालोगे मेरे भाई? अगर आपको टोटल घोल की मात्रा दी है और यह पता है कि घोल में चीनी का कंसंट्रेशन या चीनी का प्रतिशत क्या है, उसकी गुणा करके क्या आ जाएगी? चीनी की मात्रा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यह समझाता हूं, एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए आपके पास चीनी पानी का 300 ग्राम घोल है। आपके पास कितना सॉल्यूशन है? 300 ग्राम। मान लीजिए आपके पास चीनी पानी का 300 ग्राम सॉल्यूशन है और इस 300 ग्राम सॉल्यूशन में 20% चीनी है। कितना चीनी है? 20% चीनी है। तो चीनी की मात्रा क्या होगी इस घोल में? बताओ। हमारे पास चीनी पानी का 300 ग्राम घोल है और उसमें चीनी है 20%, तो चीनी की मात्रा क्या होगी? 300 ग्राम का 20% कितना आएगा? क्वांटिटी ऑफ शुगर 60 ग्राम। 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो ये सवाल भी हमें जल्दी से करके दिखाएं। बताओ सवाल नंबर क्या आपके सामने? 55 बनाइए। तो इस टाइप में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई आसान चीज नहीं है। ठीक है ना भाई? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 90 ml of a 38% sugar solution so that it becomes a 17.1% sugar solution। आपको सवाल पढ़ के ही नहीं समझ में आएगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। नहीं आ रहा ना समझ में? है? मैं आपको समझाता हूं, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा, बहुत प्यारी और बहुत मजेदार चीज है। ठीक है ना? देखो, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 90 ml ऑफ ए 38% शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं चीनी का घोल। चीनी का घोल किसके साथ बनाएंगे? पानी के साथ। तो हमारे पास चीनी पानी का घोल है कितना? 90 मिलीलीटर। चीनी पानी का 90 मिलीलीटर घोल है, उसमें चीनी कितनी है? 38% चीनी है। कितनी चीनी है? 38%। बोला है इसमें कितना पानी मिलाएं कि चीनी कितनी हो जाए? चीनी की मात्रा कितनी हो जाए बच्चों? 17.1% हो जाए। चीनी पानी का हमारे पास घोल है कितना? 90 मिलीलीटर। इसमें कितना पानी मिलाएं प्यारे भाई कि चीनी की परसेंटेज कितनी हो जाए? 17.1% हो जाए। क्लियर है ना? अब आप एक बात बताओ, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा। हम चीनी पानी के घोल में क्या मिला रहे हैं? चीनी तो नहीं मिला रहे, तो चीनी की मात्रा क्या रहेगी? सेम रहेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये कोई आसान सवाल नहीं है और आधे बच्चों की पढ़ने की कैपेसिटी से ऊपर है। ठीक है ना? लेकिन पेपर में आता है तो मुझे बताना पड़ेगा। चीनी की मात्रा क्या है?
चीनी की मात्रा कैसे निकालेंगे कि भाई टोटल घोल इनटू परसेंटेज ऑफ शुगर, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? टोटल घोल इनटू परसेंटेज ऑफ शुगर। तो हमारे पास चीनी पानी का घोल है कितना, 90 मिलीलीटर, उसमें कितनी चीनी है, 38%। बोला कितना पानी इसमें मिलाया जाए कि चीनी का परसेंटेज क्या हो जाए, 17.1% हो जाए, यही सवाल है। प्यारे दोस्तों हम इसमें पानी मिला रहे हैं, चीनी तो नहीं मिला रहे। तो जब हम चीनी मिला ही नहीं रहे तो चीनी की मात्रा क्या रहेगी, चीनी की मात्रा सेम रहेगी, चीनी की मात्रा नहीं बदलेगी। अब बताओ अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक जिस रेशियो में दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, है ना, रिवर्स रेशियो होना चाहिए। आप बताओ ये परसेंटेज का क्या रेशियो आएगा, जब आप रेशियो लोगे तो दशमलव हटाओगे तो यहां जीरो बढ़ेगा ना, ये किससे कट रहा है, 19 से कट रहा है ना, 19 दूनी 38, 19 निम्मा 171, यानी कि क्या आ गया, 20 रेशियो, ये 20:9 आ गया। अगर ये 20:9 आ गया मेरे प्यारे भाई, तो ये उल्टा रिवर्स रेशियो में चेंज होगी घोल की मात्रा, है कि नहीं सचिन, ये रिवर्स रेशियो में चेंज होगी 9:, यानी कि पहले अगर घोल की मात्रा 9 थी तो 9 से बढ़ा के कितनी करनी पड़ेगी, तो हमें घोल की मात्रा कितनी बढ़ानी पड़ेगी, और कैसे बढ़ाएंगे, पानी मिला के, यानी कि हमें 11 यूनिट वाटर इसमें मिलाना पड़ेगा। तो 11 का मल्टीपल आंसर पहला ही है, ठीक है ना। घोल की मात्रा पहले कितनी थी, 90 मिलीलीटर, तो 9 की वैल्यू कितनी है, 90 ml, 9 की वैल्यू 90 ml है, 10 गुना, तो 11 की वैल्यू भी कितना, 110 ml, तो हमें 110 ml इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर। समझ में ना बच्चों, कोई दिक्कत? आगे चलते एक और सवाल करेंगे ऐसा ही। प्यारे दोस्त जल्दी से बताइए क्या उत्तर है। ठीक है, बनाओ। चीनी पानी के घोल में, जो कि कितना है चीनी पानी का घोल, 28 लीटर, उसमें कितनी चीनी है, 26.4% चीनी है। अब घोल को गर्म करके भाप द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिया। हमने गैस पे इसको गर्म किया, चीनी पानी के घोल को, 6 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। अब बचे घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी, ठीक है ना। देखो आप इस सवाल को डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते कि चीनी की मात्रा को बराबर कर दो, ठीक है ना। अभी मैंने समझाया, हमारे पास चीनी पानी का कितना घोल है, 28 लीटर, चीनी कितनी है बेटा इसमें, 26.4%। अब हमने गैस पे इस घोल को गर्म करा, 28 लीटर में से 6 लीटर घोल उड़ गया, तो 6 लीटर पानी उड़ा है ना, यानी कि 28 लीटर में से 6 लीटर पानी उड़ गया, तो अब घोल कितना बचा, 22 लीटर। तो पानी भाप बन के उड़ता है, चीनी भाप बन के नहीं उड़ती, चीनी काली पड़ जाएगी लेकिन बर्तन में जमा रहेगी, यानी कि चीनी की मात्रा क्या रहेगी, सेम। चीनी की मात्रा सेम रहेगी कि नहीं बच्चों। तो पहले घोल 28 लीटर था, क्या हो गया अब 22 लीटर, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये समझा, पूरा लिखने की जरूरत थोड़ी ना कि आप वहां तामझाम लिखने बैठ जाओगे, ये दिमाग में होना चाहिए कॉन्सेप्ट। चीनी की मात्रा सेम रहेगी। टोटल सॉल्यूशन मेरे दोस्तों 28 लीटर था, कितना हो गया 22 लीटर। चीनी के कंसंट्रेशन का रेशियो क्या आएगा, रिवर्स, रिवर्स आएगा ना। दो संख्या गुणा सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। तो चीनी की मात्रा प्यारे दोस्तों सेम रहती है। घोल 28 लीटर से 22 लीटर हो गया, किस अनुपात में चेंज हुई घोल की मात्रा, 2 से काटेंगे 14:11 है। चीनी के कंसंट्रेशन का जो रेशियो होगा मेरे दोस्तों वो क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि 11:14 है। यानी कि पहले अगर चीनी के प्रतिशत 11 यूनिट था तो अब कितना हो जाएगा 14। पहले कितनी चीनी थी, पहले 26.4% चीनी थी, तो 11 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 26.4%। बताओ कितने गुना,
11 दूनी 22 और 4 11 चौक 44, 2.4 गुना, है कि नहीं? अब कितनी चीनी है मेरे प्यार भी? 14 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 14 की वैल्यू 2.4 गुना आएगी। 14 दूनी 28 और 14 चौका 56, 5.6। 28 में 5.6 जोड़ेंगे तो 33.6% अब बर्तन में चीनी की मात्रा कंसंट्रेशन होगा। समझ में आ गया ना बच्चों? कोई डाउट? आगे चलें, अगला सवाल लेते हैं आपके सामने। ठीक है जी, अगला टाइप आएगा, क्या है प्यारे दोस्तों? अगला टाइप है, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहे हैं, केवल क्या बदल रहे हैं? इसकी लैंग्वेज। समझ में ना बच्चों? मैं अगर कहूं कि ये परसेंटेज के सबसे ज्यादा पूछे गए 3 सवालों में से एक है, तो ये गलत नहीं हो, ठीक है ना? बहुत अच्छे से आपको समझना है, मैं एक एक बात समझाऊंगा। यहां तो आधी अधूरी ही बात पूछे, मैं आपको कंप्लीट सवाल करके दिखाऊंगा मेरे भाई, ठीक है ना? कंप्लीट कि क्या क्या पूछा जा सकता है। पहले आप इस सवाल के भाव को, इसकी भाषा को समझो, तो ही आप कर पाओगे, ठीक है ना? वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी से खरीदार 1275 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर सकता है। समझ में है ना? वॉशिंग पाउडर की मूल मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? सवाल ही इस बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना? फिर से पढ़ते हैं। वॉशिंग पाउडर के प्राइस में 15% की कमी से खरीदार 1275 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक जो है प्राप्त कर सकता है वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर का ओरिजिनल प्राइस ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? देखो, मान लीजिए कि आपके पास 1275 रुपए, मान लीजिए कि आपके पास कितने? 1275 रुपए। आप मार्केट में वॉशिंग पाउडर खरीदने गए, तो आपको 1275 रुपए में एक्स किलोग्राम वॉशिंग पाउडर मिला, मान लीजिए, ठीक है ना? अगले दिन आप फिर से 1275 रुपए लेके मार्केट में गए, लेकिन वॉशिंग पाउडर का जो प्राइस है, वॉशिंग पाउडर की कीमत 15% कम होगी, यानी कि वॉशिंग पाउडर सस्ता हो गया। लेकिन आप खर्चा तो उतना ही कर रहे हो, कितना? 1200। खर्चा 1275 का ही कर रहे हो। तो जितना आपको वॉशिंग पाउडर पहले मिला था एक्स किलो, अब उससे आपको 5 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर अधिक मिला, यानी कि अब कितना वॉशिंग पाउडर मिला आपको? अब वॉशिंग पाउडर मिला एक्स प्लस 5 किलो, ठीक है ना? तो पहले वॉशिंग पाउडर मिल रहा था मेरे भाई महंगी कीमत पे, ओरिजिनल प्राइस पे, अब मिल रहा है सस्ती कीमत पे। तो आपसे क्या पूछा? ओरिजिनल प्राइस। तो आपसे ओरिजिनल प्राइस भी पूछ सकता है, आपसे घटी हुई कीमत भी पूछ सकता है। तो मैं आपको हर चीज करना बताऊंगा, ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही तो चाहिए। देखो, हमें बात जानते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, ठीक है ना? खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी से एक खरीदार को 1275 रुपए में 5 किलो अधिक वॉशिंग पाउडर मिलता है, यानी कि 1275 रुपया खर्च करके एक कस्टमर को जितना वॉशिंग पाउडर मिल रहा था, अब उससे 5 किलो ज्यादा वॉशिंग पाउडर मिलेगा, क्योंकि वॉशिंग पाउडर सस्ता हो गया। लेकिन आप खर्चा बराबर कर रहे हो 1275 रुपए, ठीक है ना? अगर आप खर्चा 1275 रुपए ही कर रहे हो प्यारे दोस्तों, है कि नहीं सचिन? तो आप मुझे बताइए, वॉशिंग पाउडर की कीमत कितनी कम हुई है? 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। यानी वॉशिंग पाउडर का प्राइस अगर पहले 20 था, तो 20 से 3 कम होकर कितना हो गया? 17, ठीक है? वॉशिंग पाउडर का प्राइस अगर पहले 20 था, तो 20 से कितना हो गया घट के? 17। तो वॉशिंग पाउडर की जो खपत है वो किस रेशियो में चेंज होगी? उल्टा, यानी कि रिवर्स। 17/20, यानी कि वॉशिंग पाउडर की खपत अगर पहले 17 यूनिट थी, तो अब कितनी हो? तो कितना बढ़ गया? कंजम्पशन 3 यूनिट बढ़ गया। सवाल के अनुसार आपको वॉशिंग पाउडर कितना अधिक मिलता है? 5 किलोग्राम। तो 3 यूनिट की वैल्यू तो 5 किलोग्राम है। क्या है 3 की वैल्यू? समझ में आ रहा है ना?
वॉशिंग पाउडर का प्राइस 15%, 3/20 कम हो गया, 20 से कितना हो गया 17। तो वॉशिंग पाउडर की जो खपत, अगर पहले 17 किलो वॉशिंग पाउडर मिलता था, अब कितना मिलेगा 20, कितना बढ़ गया 3। जबकि साल के साल वॉशिंग पाउडर कितना अधिक मिलता है 5, तो 3 की वैल्यू 5 किलोग्राम। आपसे पूछा है वॉशिंग पाउडर की ओरिजिनल प्राइस, तो वॉशिंग पाउडर की ओरिजिनल खपत कितनी है, यानी कि मेरे प्यारे भी ओरिजिनली जो है वॉशिंग पाउडर आपको कितना मिलता था, ओरिजिनल आपको वॉशिंग पाउडर कितना मिलता था, बताइए बच्चों। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 5 किलो है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 5 बटे, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 17 से गुणा, यानी कि 85 बटे, ये मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों। अगर यहां पे 3 यूनिट की वैल्यू 5 है तो एक की वैल्यू 5/3, 17 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी 17 से गुणा, यानी कि 17 पंजे 85/3 किलो, क्या आ जाएगी 85/3 kg। अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि आपको पहले कितनी जो है वॉशिंग पाउडर मिलता था दुकान से, तो आप कहोगे पहले 1275 रुपए खर्च करके ओरिजिनली 85/3 किलो वॉशिंग पाउडर हमें मिलता था। कितना 85 तो आपसे पूछा है वॉशिंग पाउडर का ओरिजिनल प्राइस क्या है, क्या पूछा है ओरिजिनल प्राइस, ये तो पूछा है। तो आप मुझे बताओ आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, 1275 रुपए खर्च करके आपको कितना वॉशिंग पाउडर मिलता था, 1275 रुपए खर्च करके आपको 85/3 किलो वॉशिंग पाउडर खरीद में मिलता था। तो 1 किलो वॉशिंग पाउडर की कितनी कीमत होगी, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। आप इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चों, क्या आ जाएगा 85 एकम 85 और 15 27 42 हो जाएगा, 15 बार चला जाएगा, और ये 3 ऊपर 15 तिया 45 रुपए पर केजी, यही क्या आ गया आंसर आ गया। तो वॉशिंग पाउडर का ओरिजिनल प्राइस है सी ऑप्शन, 45 रुपए पर केजी। कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ आई ना बात। डाटा थोड़ा टिपिकल है, ठीक है ना बच्चों, लेकिन ये बहुत, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है, इस सवाल में कुछ है नहीं, आई ना बात समझ में। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, खर्चा पता है फिक्स है 1275 रुपए, प्राइस 20 से 70 होगा, खपत 17 से 20, कितनी बड़ी 3, कितने बड़ा 5 किलो। ओरिजिनल कितना वॉशिंग पाउडर मिलता था 17, 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 85/3। तो आपको ओरिजिनल जो था 1275 रुपए में 85/3 किलो मिलता था, तो 1 किलो की प्राइस कितनी है 45 रुपए। मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए वॉशिंग पाउडर का रिड्यूस्ड प्राइस क्या है, या वॉशिंग पाउडर की घटी हुई कीमत क्या है, ये पूछ सकता है ना, वॉशिंग पाउडर की घटी हुई कीमत अंतिम प्राइस क्या है। तो आप बताओ पहले आपको कितना वॉशिंग पाउडर मिलता था प्यारे बच्चों 17 यूनिट, अब कितना मिलता है 20 यूनिट। 3 की वैल्यू 5 केजी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 से गुणा, यानी कि 100/3 केजी। 3 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5/3, 20 की वैल्यू 100/3, यानी कि 100/3 केजी। बोलो बात समझ में आई। तो यानी कि अब आपको वॉशिंग पाउडर मिलता है 100/3 किलो। आप देखो ना 85/3 से 100/3 5 किलो ज्यादा है ना। अब आपको 100/3 किलो वॉशिंग पाउडर मिलता है ना। 1275 रुपए खर्च करके आपको 100/3 kg वॉशिंग पाउडर मिल जाता है। तो वॉशिंग पाउडर की घटी हुई कीमत कितनी है डिवाइड कर देंगे, है ना भाई। टोटल खर्चे को एक जितना आप खरीद रहे हो 100/3 इससे डिवाइड कर दो, किससे चला जाएगा ये 25 से, 25 पंजे 125 और 2 25 से कम 25, 25 चौका 100, 3 ऊपर जाएगा 51 तिया 153/4 रुपए पर केजी। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा 153/4 रुपए पर केजी, 153/4 रुपए पर केजी। ये क्या आ जाएगा घटी हुई कीमत। कोई समस्या, अगर आपसे घटी हुई कीमत पूछिए तो डायरेक्ट घटी हुई कीमत निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस निकालने की कोई जरूरत नहीं है ना। घटी हुई प्राइस आपसे पूछे तो हम जो है ये सब नहीं निकालेंगे बच्चों, केवल इतना ही सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है ना बच्चों। समझ आया ना भाई। मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। मैंने आपको जो चारों चीजें निकालना सिखा दिया, ओरिजिनल खपत,
फाइनल खपत, ओरिजिनल प्राइस, रिड्यूस प्राइस, ये चारों में से कोई भी चीज आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। हमें लगता है सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। इसी के साथ ये टाइप पूरी तरीके से एंड होता है, ठीक है ना। आगे चलेंगे अगला और आज की क्लास का आखिरी टाइप, और मैं ऐसा एक ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 58। बनाओ, जरा इस सवाल को करने की कोशिश करो। मैं अगर आपसे कहूं कि पूरे परसेंटेज चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल अगर कोई है तो यही है। बनाओ। पेट्रोल के प्राइस में 60% की वृद्धि होती है। इसकी खपत कितने परसेंट कम कर दी जाए कि खर्चे में केवल 12% की वृद्धि हो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये अलग सवाल है, बिल्कुल डिफरेंट, और इसकी बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। ध्यान सुनिएगा। पेट्रोल की कीमत में 60% की वृद्धि होगी। पेट्रोल 60% महंगा हो गया तो आपकी जेब पे भी वजन 60% बढ़ जाएगा, आपको पैसा भी 60% ज्यादा ढीला करना पड़ेगा। लेकिन आदमी बोला ना जी, भैया पेट्रोल ही तो महंगा हो रहा है, मेरी कमाई थोड़ी ना बढ़ रही है। आदमी, अब पेट्रोल 60% महंगा हो गया, आदमी अपना खर्चा पेट्रोल पे 60% नहीं बढ़ाना चाहता। आदमी पेट्रोल पे होने वाले खर्च को केवल 12% ही बढ़ाना चाहता है। तो इसका मतलब क्या कि गाड़ी में कम पेट्रोल डलवाएंगे। तो ये पूछा है कि पेट्रोल की खपत फिर कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी। समझ में ना बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि पेट्रोल का प्राइस था पहले 100 रुपए लीटर। कितना था पहले पेट्रोल का प्राइस? 100 रुपए लीटर। 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का, तो क्योंकि डेटा आसान है, आसान डेटा ही आएगा। 100 रुपए लीटर था, पेट्रोल का प्राइस 60% बढ़ गया। तो 100 को 60% बढ़ाओगे तो पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया? 160 रुपए लीटर। यानी कि अब आपको 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए मिलेगा? 160 रुपए में। पहले जहां 1 लीटर के आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे, वहां आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 160 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आदमी बोला मैं तो नहीं खर्च करूंगा 160 रुपए, भाड़ में जाए। मैं पहले 100 रुपए खर्च कर रहा था, अब 100 से केवल 12% ज्यादा है, यानी कि केवल 112 रुपए का ही पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाऊंगा। कितने का? 112 रुपए का। पेट्रोल हो चुका है 160 रुपए का लीटर, यह डलवा रहा है केवल 112 का। यानी कि 160 रुपए की बजाय 112 रुपए का ही पेट्रोल डलवा रहा है, 48 रुपए का पेट्रोल कम डलवा रहा है। इतनी इसकी क्या हो जाएगी? खपत कम हो जाएगी, गाड़ी में तेल कम डलेगा। कितने का पेट्रोल हो चुका है अब? 160 रुपए का पेट्रोल डलवाना चाहिए था, डलवा रहा है 112 का। 48 रुपए का पेट्रोल कम डलवा रहा है ना। यही, जब जितना पेट्रोल कम डलवा रहा उतनी उसको खपत अपनी कम करनी पड़ेगी। परसेंटेज में कितना आ गया? गुणा 100%। ये आ गया मेरे प्यारे भाई 16 3 48 30%। तो पेट्रोल की खपत इंसान को कितनी कम करनी पड़ेगी? 30%। और ये क्या है? सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी।
सब बच्चे समझ गए, ठीक है ना बच्चों। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगला टाइप मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई। धन्यवाद।